नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल oneexam.in पर। मैं भरत सिंह राठौड़ और आज की क्लास इनकम टैक्स की यूनिट 10 इनकम टैक्स की क्लास है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर अपन कर चुके थे। क्या कर चुके थे? रेजिडेंशियल स्टेटस कर चुके थे। पहले बेसिक कंसेप्ट की क्लासेस हो चुकी है अपनी, रेजिडेंशियल स्टेटस हो चुका है और एग्जेम्प्टेड इनकम एक छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, उसको बाकी है। उसके अलावा सीधा आ गया अपने हाउस प्रॉपर्टी अपने लास्ट क्लास में किया था और आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है, क्या है भैया? वो है सैलरी हेड। कौन सा? इनकम फ्रॉम सैलरीज या सैलरी हेड बोल दो। मैंने बताया था 5 प्रकार की हेड होगी, 5 प्रकार की इनकम को डिस्ट्रीब्यूट क्लासिफिकेशन करेंगे। उसके अंदर हाउस प्रॉपर्टी था, सैलरी था, बिजनेस या प्रोफेशन और उसके बाद कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। आज वो सेकंड पड़ाव है, पहला कर चुके हैं हाउस प्रॉपर्टी के बारे में। मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ पार्ट 1 और 2 के अंदर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सैलरी हेड। तो शुरू करें सैलरी हेड का काम, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 शुरू करते हैं। बेसिस ऑफ चार्जेस, बेसिस ऑफ चार्जेस सेक्शन 15। मैंने आपको हाउस प्रॉपर्टी पढ़ाते समय एक चीज बताई थी कि चार्जिंग सेक्शन अपना रोल निभाती है। मैंने बताई थी ये बात आपको कि चार्जिंग सेक्शन अपना रोल निभाती है। उनका काम क्या है चार्जिंग सेक्शन का? कि वो स्कोप निर्धारित करे, स्कोप तय करे हर हेड का, कि भाई इस हेड में क्या क्या आएगा, उसका स्कोप बताती है। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में अपन ने पढ़ा था सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन। उस सेक्शन के अंदर क्या बताया था कि भाई हाउस, लैंड, बिल्डिंग या फिर लैंड होनी चाहिए अपरेंट टू सॉरी बिल्डिंग और लैंड अपरेंट टू बिल्डिंग, ठीक है। एक ये, फिर जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का क्या होना चाहिए? ओनर होना चाहिए, असेसी अपना जो असेसी है वो क्या होना चाहिए? ओनर होना चाहिए। फिर वो बिजनेस के लिए यूज नहीं होनी चाहिए, उसमें अपन ने बताया था, और स्टॉक के रूप में यूज नहीं होनी चाहिए। ये सारी बात बताई थी अपन ने, राइट। तो वो क्या था, उसने उसकी एक रूपरेखा निर्धारित करी थी, कि स्कोप निर्धारित करी थी कि भाई इतने तक होगा, ये सब चीजें होगी तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम, उसकी इनकम को हाउस प्रॉपर्टी इनकम मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। सेम उसी प्रकार सैलरी हेड की भी चार्जिंग सेक्शन है, बिजनेस की भी है, कैपिटल गेन की भी और अदर सोर्सेस की भी चार्जिंग सेक्शन है, ठीक है। चार्जिंग सेक्शन इनकम टैक्स की भी है, सेक्शन नंबर 2 के अंदर डेफिनेशन दे रखी है, और सेक्शन 4 जो है वो है चार्जिंग सेक्शन। तो चार्जिंग सेक्शन इनकम टैक्स की खुद एक चार्जिंग सेक्शन भी है, सेक्शन 4, जो मैंने बेसिक कंसेप्ट के साथ आपको समझाई थी। आज पढ़ रहे सैलरी हेड, तो सैलरी हेड की चार्जिंग सेक्शन पढ़ते याद रखना, मैंने आपको बोला था चार्जिंग सेक्शन आपको याद रखनी ही रखनी है। अगर इनकम टैक्स पढ़ रहे हो तो हर चीज की चार्जिंग सेक्शन याद रखनी है, क्योंकि वो मेन है, वहीं से पावर जनरेट होती है। तो सैलरी अपने पूरे इनकम टैक्स की चार्जिंग सेक्शन पूछूं तो 4, और अगर आपको मैं हाउस प्रॉपर्टी की पूछूं तो होगी 22। और आज मैं पढ़ा रहा हूं जो चार्जिंग सेक्शन किसकी पढ़ा रहा हूं, सैलरी हेड की, तो वो है सेक्शन 15। सेक्शन 15 सेक्शन 15 ऑफ, ये बार बार बताने की जरूरत है क्या, ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये बताने की आवश्यकता है क्या? नहीं सर, इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही पढ़ रहे हैं, उसके अंदर ही सारी सेक्शन हम पढ़ रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। क्या कहती है ये चार्जिंग सेक्शन, क्या ये पावर जनरेट करती है, क्या ये बताती है कि कितना कितना इसके अंदर चार्जेबल होगा, बेसिक चीजों के साथ समझते हैं। चलो सबसे पहले सैलरी, सैलरी का मतलब क्या है? तो मीनिंग ऑफ सैलरी, मीनिंग ऑफ सैलरी अंडर सेक्शन 70 सबसेक्शन 1। जब 17(1) ऐसा लिखा हुआ होता है, यानी 17 तो सेक्शन है और उसकी सब सेक्शन कौन सी है? 1, राइट। ये आपको याद रखना है कि सर नॉर्मल से देख लो, 17 में डेफिनेशन दे रखी है, बाकी इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। क्या है सैलरी उसको समझना है, उसकी डेफिनेशन दे रखी है, चार्जिंग सेक्शन के साथ बता रखा है कि चार्जिंग सेक्शन में बोल रखा है कि सैलरी, सैलरी कौन सी जो सेक्शन 17 में डिस्क्राइब कर रखी है वो सैलरी यहाँ पे होगी, ठीक है। तो क्या डिस्क्राइब कर रखी है सेक्शन 17 के अंदर सैलरी की डेफिनेशन, वो पढ़ते हैं। सैलरी यानी, सैलरी मतलब ऑल टाइप ऑफ वेजेस, सैलरी मतलब सारे वो वेतन, वो वेजेस, चाहे अगर कोई लेबर काम कर रहा है, चाहे किसी प्रकार का मजदूर काम कर रहा है, चाहे कहीं पे भी किसी प्रकार का पैसा आ रहा है, काम के प्रति जो पैसा आ रहा है वो सारी क्या कहलाएगी? वेजेस कहलाएगी। तो वो सारी वेजेस भी हम यहाँ पे क्या मानेंगे? सैलरी मानेंगे। एनी एन्युटी और पेंशन, एन्युटी और पेंशन का मतलब होता है किसी प्रकार की अगर पेंशन स्कीम, पेंशन तो आप लोगों को पता ही है, पेंशन मिलती है जो सैलरी रिटायर होने के बाद पेंशन दी जाती है, अपनी जिंदगी का पूरा बची हुई जिंदगी को निकालने के लिए, उसके खर्चे के लिए एक तरीके से पेंशन दी जाती है, तो वो पेंशन भी सैलरी मानेंगे। इसके अलावा एन्युटी में, एन्युटी में मतलब कुछ टुकड़ों में पैसे दिए जाएंगे, जो पेंशन भी टुकड़ों में दी जाती है, उसका दूसरा नाम भी कहा जाता है एन्युटी। तो अगर एन्युटी बोल दो उसको, या पेंशन बोल दो, या वेजेस कह दो, जो पर्टिकुलर हर महीने मिलेगी, वो सब भी सैलरी के अंदर काउंट होगी। और क्या? एनी ग्रेजुटी,
एनी ग्रेचुइटी, ग्रेचुइटी का मतलब जब आदमी रिटायर हो जाता है, रिटायरमेंट के बाद उसको एज ए ग्रेटिट्यूड के रूप में कि भाई इतने साल आपने हमारे यहाँ पे काम किया है, कार्य किया है, उस कार्य के उपलक्ष्य में हम आपको क्या देना चाहते हैं, कुछ एक फिक्स पैसा देना चाहते हैं, तो वो ग्रेचुइटी मिल रही है, वो भी सैलरी मानेंगे, यानी उसकी इनकम को भी, उस पैसे को भी हम आपकी सैलरी की इनकम मानेंगे। एनी फीस और कमीशन या परक्यूजिट्स, परक्यूजिट्स क्या होता है मैं आपको अच्छी तरह समझा दूंगा जब आगे आगे चलेंगे अपन। अभी ये समझो, एनी फीस, किसी प्रकार की फीस मिली है, कोई कमीशन मिला है, कोई परक्यूजिट, सिंपल सी बात समझो, परक्यूजिट यानी कोई फैसिलिटी मिल गई, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर पे नौकर दे दिया आपके एम्प्लॉयर ने कि भाई नौकर कंपनी की तरफ से, गाड़ी कंपनी की तरफ से, या फिर कोई गार्डनर है तो वो कंपनी की तरफ से, तो वो फैसिलिटीज उसको नाम बोलते हैं परक्यूजिट्स। तो फीस मिल गई, कमीशन मिल गया, परक्यूजिट मिल गया, या कोई भी प्रॉफिट इन लीव ऑफ, यानी सैलरी की बदले में बोल दिया 10% तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा, भाई इतना इतना काम करो, उसके ऊपर 10% सैलरी तो है, उसके ऊपर इंसेंटिव जो कहते हैं अपन, जो परसेंटेज में होते हैं, वो भी आपकी सैलरी के अंदर काउंट होंगे। उसके अलावा उसके एडिशन में कुछ भी होगा तो भी इन एडिशन टू सैलरी, तो वो सब भी क्या हो जाएगी, सैलरी के अंदर काउंट होगी, राइट। एनी एडवांस सैलरी, अभी काम करना है, पहले ही एडवांस दे दी, वो भी सैलरी मानी जाएगी, वो भी सैलरी मानी जाएगी। एक सेकंड ना, वो भी सैलरी मानी जाएगी, ठीक है। उसके अलावा एनी लीव एनकेशमेंट, लीव एनकेशमेंट का मतलब हुआ छुट्टियों के पैसे। छुट्टियों के पैसे मतलब जब हम काम करते हैं, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हो, एम्प्लॉय काम कर रहे हो, तो वहां पे काम करने पर आपको छुट्टी, जो एक फिक्स छुट्टियां होती है वो निर्धारित होती है। जैसे इनकम टैक्स ने बोल दिया कि भाई ईयरली छुट्टी जो है ना, एक साल की 30 छुट्टियां निर्धारित है, 30 छुट्टी एक साल में, 30 दिन की छुट्टी ले सकता है। अगर नहीं लेता, कोई एम्प्लॉय बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है, उसको छुट्टी की आवश्यकता नहीं है, तो उसकी जो 30 दिन की हर साल की इकट्ठा होती रहेगी छुट्टियां, और जब लास्ट में जब वो रिटायर होगा या छोड़ के जाएगा, तब उनकी इकट्ठा हुई हुई छुट्टियों के पैसे, मतलब छुट्टी के दिन भी उसने काम किया है तो उसके पैसे भी उसको दिए जाएंगे। उसको बोलते हैं लीव एनकेशमेंट, यानी जो छुट्टियां है उसका एनकेशमेंट कर दिया, उसके बदले में पैसे दिए जाएंगे, तो वो भी सैलरी का पार्ट माना जाएगा, यानी वो भी इनकम का पार्ट आपका माना जाएगा अंडर सैलरी। और लास्ट में क्या लिखा, पीएफ, पीएफ का फुल फॉर्म है प्रोविडेंट फंड। मैं अच्छी तरह से आगे और समझाऊंगा, अभी सिर्फ एक डेफिनेशन के रूप में समझा रहा हूं। तो प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड आप सबको पता है, पीएफ में, पीएफ एक ऐसा अंश होता है, एक ऐसी चीज होती है जिसमें क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी 10,000 की तनख्वाह है, 10,000 की सैलरी है, तो उसके अंदर से क्या करेंगे, कंपनी बोलेगी पीएफ एक्ट बन रखा है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट बन रखा है, और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट भी है। उसके अंदर क्या होता है कि भाई जो एम्प्लॉय आपके, जैसे 10,000 की आपकी तनख्वाह है, 10,000 की तनख्वाह है, तो एम्प्लॉय बोलेगा 1,000 रुपये आपको, तनख्वाह तो 9,000 रुपये हाथ में देंगे, आप बोलोगे साहब 1,000 रुपये मेरा किस चीज का काटा, तो कि हम आपके एक फंड में जमा करवा रहे हैं जिसको बोला जाता है प्रोविडेंट फंड। सरकार का नियम है, उसको जमा करवाना अनिवार्य है, जरूरी है। कहाँ क्या अनिवार्य है वो एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, वो मैं आगे आगे जैसे पीएफ आएगा तब भी मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा 1,000 रुपये तो आपके काट लिए, आपको 9,000 रुपये दिए, और 1,000 रुपये एम्प्लॉयर जो आपका मालिक है, जिसके पास काम कर रहे हो, वो बोलता है 1,000 रुपये मैं अपनी तरफ से इसमें इकट्ठा करके इस फंड के अंदर मैं 2,000 रुपये आपके हर महीने जमा करवाऊंगा, और जब आप रिटायर हो जाओगे या जब आप निकालना चाहोगे इस फंड में से पैसा, तब ये पैसा जो इकट्ठा हो रखा है हर महीने, प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट जो ब्याज सरकार देगी, वो भी आपको मिलेगा। इस तरीके से इसका पूरा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है प्रोविडेंट फंड का, राइट। जब प्रोविडेंट फंड पढ़ेंगे इसको और अच्छी तरह डिटेल में इसी चैप्टर के अंदर अपन आगे पढ़ते हुए चलेंगे। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें है सर सैलरी के अंदर डेफिनेशन में सेक्शन 17 के अंदर दे रखी है। यानी इस तरीके से, इन तरीके के इन नाम से अगर आपके पास पैसा आता है, सैलरी मतलब इनकम आती है, तो वो सब इनकम हम क्या मानेंगे, सैलरी की इनकम मानेंगे। यानी सैलरी की इनकम में सब क्या हो जाएंगे, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे, राइट। एक एक को पढ़ेंगे, किस किस में कई कई प्रकार की छूट भी दे रखी है, वो छूट भी पढ़ेंगे अपन, कितनी कितनी सेक्शन में उनकी सेक्शन है, उन सेक्शन में उनके प्रति आपको रिलैक्सेशन भी दे रखा है, एग्जाम्पशंस भी दे रखी है, वो सब भी अपन पढ़ते हुए चले, ठीक है। अभी आप समझो सैलरी का मतलब इतनी सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है, ओके। अब चार्जिंग सेक्शन 15 क्या बोलता है उसको समझिए। चार्जिंग सेक्शन 15, अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया उसमें चार्जिंग सेक्शन 15 की कोई बात मैंने करी ही नहीं है। क्यों, पहले सैलरी का मतलब तो समझ लीजिए, फिर आगे अपन बढ़ेंगे। सैलरी का मतलब यहां तक आप समझ लिए, अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेक्शन 15 बोलती है, सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन है अपनी, सेक्शन 15 बोलती है सैलरी इज चार्जेबल टू टैक्स इधर ऑन ड्यू बेसिस और ऑन रिसिप्ट बेसिस विच इज अर्लियर। सैलरी आपकी, इतनी सी बात करके इसने खत्म कर दिया कि सैलरी आपकी
जो भी सैलरी होगी, सैलरी आपकी चार्जेबल टू टैक्स होगी इस हेड के अंदर, चाहे वो ड्यू बेसिस पे मिल रही हो चाहे वो रिसिप्ट बेसिस पे मिल रही है, दोनों ही केस में जो पहले हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी, उस पॉइंट ऑफ टैक्सेशन पर क्या हो जाएगा, उस पॉइंट ऑफ रिसीवेबल पर क्या हो जाएगा, आपकी आपकी सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ड्यू बेसिस और दो बात लिखी है रिसिप्ट बेसिस, क्या लिखी है, ड्यू बेसिस या रिसिप्ट बेसिस, क्या है इन दोनों का मतलब अपन थोड़ा समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक महीना मैंने काम किया, 30 दिन की काम हो गया, एक तारीख जैसे सितंबर 30 सितंबर आ गया, अब 1 अक्टूबर आया है, 1 अक्टूबर आया है, तो अब 1 अक्टूबर आया यानी सैलरी, कई सैलरी इस तरीके से मिलती है कि सितंबर का काम हो गया, 1 अक्टूबर को आपको तनख्वाह मिलेगी, सरकारी कर्मचारियों का लगभग ऐसा सिस्टम होता है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ कि भैया आपका ड्यू हो गई है सैलरी, महीना निकल चुका है, अब रिसिप्ट कब होगी, रिसिप्ट होगी 1 तारीख को हो सकती है, 5 तारीख को हो सकती है, 10 तारीख को हो सकती है, कभी भी हो सकती है रिसिप्ट आपकी। इनकम टैक्स कहता है कि हम रिसिप्ट का इंतजार नहीं करेंगे, अगर ड्यू हो गई यानी 30 तारीख निकल गई, मतलब हम मानेंगे कि आपके पास इनकम सैलरी आ चुकी है, चाहे वो रिसिप्ट भले 10 दिन बाद हो या नहीं भी हो, हम उसको आपकी सैलरी रिसिप्ट मान लेंगे। ये तो हुआ ड्यू बेसिस। और कई बार क्या होता है, तनख्वाह अभी ड्यू हुई नहीं है, 30 तारीख अभी आनी है, या कई बार 1 तारीख को स्टार्टिंग में महीने में एडवांस ही चलते हैं कि भैया अक्टूबर की सितंबर की सैलरी 1 सितंबर को दे जाएंगे। अब नवंबर, जैसे अक्टूबर निकलेगा, नवंबर आया, नवंबर की 1 नवंबर को आपको सैलरी दे दी जाएगी पूरे महीने की, अभी काम करना है आपका, ड्यू होनी है, लेकिन सैलरी पहले ही दे दी। तो ये क्या हुआ, ड्यू से पहले क्या हो गई, रिसिप्ट हो गई। तो इनकम टैक्स बोलता है चाहे ड्यू पहले हो चाहे रिसिप्ट पहले हो, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो जाएगा उस पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, आपकी इनकम सैलरी में टैक्सेबल मान लेंगे। दैट मीन्स वहां पे आप क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाओगे। अब आपको टैक्स देना है, तो क्या सर हर महीने इसका टैक्स देना है, नहीं, इनकम टैक्स एनुअली फाइल होता है, रिटर्न एनुअली होगा, लेकिन एनुअल में जाके एक दिक्कत आ जाती है। जैसे 31 मार्च को खत्म होता है साल, और मार्च को खत्म हो गया, 1 अप्रैल को आपको फॉर एग्जाम्पल सारी चीजें आपको ब्यौरा देना है। अब 30-31 मार्च को खत्म हो गया और कोई बंदा कहते भाई मार्च की सैलरी तो मैं जोड़ता ही नहीं उसमें, क्योंकि अभी तक मुझे मिली ही नहीं है, और वो 15 अप्रैल को मिली या 10 अप्रैल को मिली, जो कि अगले साल में चला जाएगा, जो मैंने प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट आपको समझाया है, बोले ये तो भाई अगले साल जाएगी, इस साल के तो इस साल 11 महीने का ही वो जोड़ता है। जैसे 10,000 उसको तनख्वाह मिलती है या उसको 20,000 तनख्वाह मिलती है, तो वो क्या करता है 11 महीने का ही जोड़ता है, 12 महीने का नहीं जोड़ता। वो बोलता है 12 महीने तो हुए ही नहीं साहब, मार्च का पैसा तो मुझे अप्रैल में मिला, जो कि अगले साल में काउंट हो जाएगा। तो इनकम टैक्स बोलता है ऐसा नहीं करना बाबू, जो ड्यू होगा या रिसीप्ट होगा, विच एवर इज अर्लियर को हम क्या मान लेंगे, आपका टैक्स मान लेंगे। तो 31 मार्च खत्म हुआ, आपने काम कर लिया, इट मीन्स ये क्या हो गया, ड्यू हो गया। अब रिसीप्ट भले चाहे कभी भी हो, हम अब पूरे पूरे यहाँ पे कितने लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे आपको 12 महीने। कितने ले लेंगे, 12, ये क्या हो गया, हाँ 12 महीने, ठीक है, पूरा पूरा कितना लेंगे, 12 महीने, ठीक है। तो यहां के लिए ये लैंग्वेज यूज की गई है। चलो, अब सैलरी एडवांस में दे दी तो आप क्या करेंगे, भाई 2 महीने अभी तो काम करना है, एडवांस में आज ही मिल गई, तो क्या हम 2 महीने, जैसे फॉर एग्जांपल मार्च चल रहा है, अप्रैल मई की 2 महीने पहले ही सैलरी दे दी, अप्रैल मई की सैलरी 2 महीने पहले ही दे दी, तो क्या सर उसको भी आप चार्जेबल करोगे, बिल्कुल करेंगे। बात ही तो ये ड्यू या रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, तो पहले आ गया। तो अगर पेमेंट पेड इन एडवांस हुआ है, यहां पे मैं लिखा है एनी एडवांस सैलरी, देखो यहां पे लिखा हुआ है एनी एडवांस सैलरी, तो भी आपकी टैक्सेबल होगी। और सर ऐसा भी तो हो सकता है, आपने तो बोल दिया ड्यू और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर, सर मार्च का पैसा दिया ही नहीं कंपनी ने, कंपनी खा गई, या फिर कोई सैलरी मुझे आई ही नहीं, तो अब मैं क्या करूं, वो तो मेरा नुकसान हो जाएगा, आप तो टैक्स लोगे। तो उसको बोलता है पेड इन अरियर। हाँ, इस महीने की नहीं दी आपको, आपने टैक्स दे दिया है। और या फिर आपका ऐसा हो सकता है कि आपकी तनख्वाह बढ़ गई है, 20 से हो गई है 25,000, कितनी होगी, 25,000 हो गई थी, और 25,000 पिछले 6 महीनों से लागू कर रहे हैं। बात समझना मेरी, जैसे फॉर एग्जांपल इस महीने हो गई, इस महीने 12 महीने की 20,000 के हिसाब से इंटू 12 कर लिया अपन ने, लेकिन एम्प्लॉय ने बोला कि पिछले 1 साल जो आपने काम किया है हम 5,000 और ज्यादा तनख्वाह देंगे, और 5,000 के हिसाब से 1 साल की होगी करीबन करीबन 60,000 रुपए, तो ये इस साल आपको 60,000 और देंगे पिछले साल की सैलरी। तो आप यहाँ पे इनकम टैक्स में बच नहीं सकते कि पिछला साल चला गया, उसका हिसाब हो चुका है, 60,000 ये पिछले साल के थे, एकदम से दे दिए है हमें, तो हम अब टैक्स देने की जरूरत नहीं। इनकम टैक्स बोलता है, इसको बोलते हैं पेड इन एरियर्स, पुरानी को सैलरी नहीं आ रखी है, उस पर टैक्स नहीं दिया है आपने, और वो अब मिल गई है, तो उसके ऊपर अब टैक्सेबल हो जाएगी। इसको बोलते हैं पेड इन एरियर, एरियर ऑफ सैलरी। सरकारी एम्प्लॉय में ज्यादा, एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा होता है कि अरियर आता है, आपने सुना एरियर आता है, जो नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं अरियर आया हमारा, अरियर आया, अरियर में एरियर आया, एरियर मतलब पुरानी सैलरी आपकी आई है, बढ़कर आई है,
रेट्रोस्पेक्टिव उसका इफेक्ट हुआ है तो पुरानी तरीके से बढ़कर आपकी सैलरी आई है, तो जब मिली है तब उसका टैक्सेबल होगा। सर जैसे आपने बोला मार्च में सैलरी आपने तो टैक्सेबल कर दी, हमें मिली नहीं, तो नहीं मिली तो वो टैक्सेबल जो करी है वो आपकी रिवर्स हो जाएगी, अगले महीने में आपको उसका क्या ले सकते हो, माइनस करके ले सकते हो। भाई पिछले साल हमको सैलरी मिली नहीं क्योंकि ड्यू हो गई थी, रिसीव नहीं हुई। एक बात। दूसरी बात कि सर नहीं मिली और मैंने दिखाई नहीं, मैंने 11 महीने दिखाई और अब मिल गई वो, तो वो भी एरियर्स ऑफ सैलरी हो जाएगी, जो पहले नहीं मिल रखी और वो अब मिल गई आपको, राइट। तो जो चार्जिंग सेक्शन वो बोलता है चाहे ड्यू बेसिस पे हो चाहे रिसीट बेसिस पे हो, अगर सैलरी दोनों में से जो पहले आएगा तब सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी। और सैलरी का क्या मतलब है ये अपने सेक्शन 70 के अंदर पूरा पढ़ लिया। आई होप यहां तक आपको सैलरी की जो पूरी कहानी है वो समझ में आएगी। अब धीरे धीरे अपन आगे चलते हैं कि सैलरी में और क्या क्या चीजें आती है, राइट। सैलरी के साथ आपने सुना होगा कि तनख्वाह तो आती है, लेकिन तनख्वाह के साथ सबसे बड़ा चीज आती है, उसको हिंदी में बोलते हैं भत्ता। क्या बोलते हैं? भत्ता। भत्ता मतलब अलाउंसेस। अलाउंसेस का मतलब हुआ कि आप जहां पे कार्य कर रहे हो, जहां पे काम कर रहे हो, उस जगह पे काम करते वक्त आपको खाली सैलरी से काम नहीं चल सकता। एम्प्लॉय ने आपको बोला कि भैया आप हमारे यहाँ काम कर रहे हो, हम आपको क्या देते हैं, और भी अलग अलग प्रकार के भत्ते भी देंगे, यानी बेसिक सैलरी तो देंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल आपकी बेसिक सैलरी होगी महीने की ₹1,00,000, कितनी होगी महीने की, पर मंथ कितनी होगी, ₹1,00,000 होगी। उसके अलावा उन्होंने बोला हम आपको डीए देंगे, डियरनेस अलाउंस होता है डीए का मतलब, या डियरनेस पेबल, डीपी बोलते हैं, डीएडीपी। मतलब क्या हुआ उसका कि जो आपका डेली खर्चा है उसके लिए हम आपको एक्स्ट्रा और पैसा देंगे। ये तो सैलरी जो आप यहाँ काम करो, इसके अलावा यहाँ रहने पीने खाने का भी खर्चा होगा, उसके लिए हम आपको महंगाई भत्ता भी बोलते हैं इसको, हम क्या देंगे आपको, डियरनेस अलाउंस देंगे। उसके अलावा क्या देंगे, उसके अलावा जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको एंटरटेनमेंट अलाउंस दे दिया आपको, कि भाई आप इस शहर में हो, कहीं घूमने वूमने भी जाते हो तो कंपनी आपका वो भी वहन करेगी अलाउंस, आपको फिक्स अमाउंट दे, आप खर्च करो नहीं करो आपको अमाउंट फिक्स दे दिया गया कि 1,00,000 के साथ हम 40,000 रुपये ऊपर डीएनएस हर महीने के देंगे, 2,000 रुपये एंटरटेनमेंट के हर महीने देंगे। उसके अलावा एचआरए देंगे हम आपको। एचआरए का मतलब हुआ हाउस रेंट अलाउंसेस। हाउस रेंट अलाउंसेस मतलब आप जिस शहर में कंपनी के लिए या जिस भी एम्प्लॉयर के लिए कार्य करने के लिए आप उस शहर में रुके हो, तो रुकने के लिए आपको किराए विराए घर पे, जरूरी तो नहीं कि उसी शहर में आपका घर हो, किराए भी लोगे आप, किराए पर रेंट भी दोगे। तो जो रेंट दोगे कंपनी बोलते है फिक्स अमाउंट हम आपको, आपकी सैलरी, आपकी जो आपका डेजिग्नेशन है, भाई आप मैनेजर हो, आप उससे नीचे तबके के या उससे ऊपर तबके के हो, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे रहने के लिए एचआरए भी दिया जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस। जो हाउस का रेंट भर रहे हो उसके बदले में भत्ता, वो फिक्स, जैसे भाई आपको 8,000 रुपये पर मंथ दे दिया या 10,000 रुपये पर मंथ दे दिया, जैसे भी आपका बनता है, कंपनी का टर्म्स एंड रेगुलेशन पे डिपेंड करता है वो। तो ये भी क्या है, ये भत्ते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। उसके अलावा और क्या दिया आपको, कोई स्पेशल अलाउंसेस दे दिया कि भाई आप हैंडीकैप्ड हो तो आपको 500 रुपये हर महीने एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, आप थोड़े से ब्लाइंड हो तो आपको 1,500 रुपये, 2,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, आप ऐसे हिल स्टेशन में आते हो, हिमाचल उत्तराखंड में कहीं पे जगह है तो ऊपर आने के लिए, इतना तकलीफ पाने के लिए आपको इतने रुपए और एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ये जो चीजें एक्स्ट्रा दी जाएगी, तो सर क्या हम इनकम टैक्स में ये ₹1,00,000 ही टैक्सेबल करेंगे क्या? ये जो दूसरी चीजें दी जा रही है इनको टैक्सेबल करेंगे नहीं करेंगे? इनकम टैक्स कहता है जो भी एम्प्लॉयर से मिला, किसको मिला, एम्प्लॉय को, जो भी चाहे ₹1 भी दिया है, एम्प्लॉयर यानी मालिक, जहां पे आप काम करो वो बॉस आपका, एम्प्लॉय यानी आप, सैलरी किसको मिलेगी, एम्प्लॉय को मिलेगी। देगा कौन, एम्प्लॉयर देगा जिसके अंडर में काम कर रहा है। क्या मालिक खुद को सैलरी दे सकता है क्या? नहीं, क्योंकि तू तो मालिक है, तू प्रॉफिट लेगा, तेरी इनकम हम बिजनेस में सेटलमेंट करेंगे। सैलरी वाले लोगों की बात करेंगे मतलब वो कहीं पे नौकरी कर रहा होगा, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, तो वो क्या कर रहा होगा, कहीं पे जॉब कर रहा होगा। जॉब करने के लिए एक रिलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन। क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन, यानी एक मालिक होना चाहिए देने वाला, एक उसके अंदर काम कर रहा है, वर्क किसके लिए कर रहा है, मालिक के लिए कर रहा है, सैलरी लेने वाला, फिक्स अमाउंट सैलरी होती है। यहां पे होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए, तभी सैलरी की बात आती है। तो कहने का मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ भी दे, वो सारा का सारा इनकम टैक्स कहती है हम तो सैलरी मानेंगे और सैलरी के अंदर टैक्सेबल करेंगे और उसके ऊपर आपकी इनकम मानेंगे और उसके ऊपर हम टैक्स एज ए सैलरी मान के लेंगे, ठीक है। अब अलाउंसेस, आपको ये तो पता चल गया अलाउंसेस होता क्या और अलाउंसेस टैक्सेबल है, ये दूसरी बात पता चल गई। अब कई ऐसे अलाउंसेस है जहां पे इनकम टैक्स कहता है हम भैया उस पर छूट दे देंगे आपको, कहीं कहता है हम पार्शियल छूट देंगे, पूरी नहीं देंगे,
कुछ अमाउंट तक छूट देंगे, बाकी का टैक्सेबल करेंगे। कई बोलते हैं बिल्कुल छूट नहीं देंगे, वो तो पूरी की पूरी टैक्सेबल होगी, किसी प्रकार की उसमें छूट नहीं है। अगर एम्प्लॉयर आपको देता है तो हम इनकम टैक्स के अंदर उसको टैक्सेबल मानेंगे और आपकी इनकम में इसको जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। ठीक है, वो क्या क्या है उसको पढ़ते हैं। एम्प्लॉयर के सामने अलाउंसेस टैक्सेबल है, ये आप समझ लो। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो भी चीज दी है वो सारी की सारी टैक्सेबल होगी, कुछ भी चीज वहां पे मिस नहीं हो सकती। अब पढ़ते हैं उसमें कुछ कुछ इनकम टैक्स की सेक्शनों में छूट दे रखी है, एक एक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं जो फुल्ली टैक्सेबल है, किसी प्रकार की कोई भी वहां पे छूट नहीं दी गई है, यानी आपको वहां दिखे क्वेश्चन के अंदर तो आपको उसको फुल्ली टैक्सेबल करना है। कुछ ऐसी है जिसमें पार्शियल टैक्सेबल है, कुछ हिस्सा हम टैक्सेबल मतलब एग्जाम्पशन देंगे इनकम टैक्स की बोलती है, और कुछ हिस्सा हम आपको टैक्सेबल करेंगे ही करेंगे। और यानी पूरी छूट नहीं देंगे, कुछ हद तक हम छूट दे देंगे, बाकी का ऊपर का जो भी होगा वो टैक्सेबल होगा। और कुछ है जो फुल्ली एग्जम्प्टेड है। फुल्ली एग्जम्प्टेड यानी इस प्रकार की अगर कोई भत्ता एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है तो उस पर 1 रुपया भी टैक्सेबल, यानी वो इनकम आपकी मानेंगे नहीं, हम उसको एग्जाम्प्ट कर देंगे। एग्जाम्प्ट मतलब हम उसको काउंट करेंगे ही नहीं, हम बोलेंगे जाओ मजा करो, जो आ रहा है उसको एंजॉय लो, मजे करो, फ्री लो, राइट। अब ये पढ़ते हैं अपन कि कौन सी वो है। ठीक है, सबसे पहले फुल्ली टैक्सेबल आपको हमेशा याद ही रखनी है और फुल्ली एग्जाम्प्ट आपको याद ही रखनी है। ये जो पार्शियल है इसके ऊपर आगे आगे अपन बात करते हुए चलेंगे। फुल्ली टैक्सेबल कौन सी अलाउंसेस हो गए? फुल्ली टैक्सेबल सिटी कंपेंसेटरी अलाउंसेस। सिटी कंपेंसेटरी मतलब जैसे कोई बंदा छोटे शहर में काम कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल वो कर रहा है जयपुर में काम कर रहा है, जोधपुर में काम कर रहा है, और अकॉर्डिंगली उसको क्या हो गया, उसको मुंबई शिफ्ट होना पड़ गया, उस कंपनी के नौकरी लगी। वो बोला भाई मैं बोरा बिस्तर उठा के मुंबई तो आऊंगा, एक छोटे शहर से मुंबई आऊंगा मैं। अब मुंबई आऊंगा तो मेरा सिटी में रहने के लिए मेरा खर्चा भी बढ़ेगा। मुंबई की आजीविका आप सबको पता ही है, या दिल्ली चले जाओ, दिल्ली की आजीविका एक छोटे शहर के कंपैरिजन बहुत ज्यादा महंगा है, हर चीज महंगी मिलेगी वहां पे, चाहे रेंट हो, खाने पीने का, हर चीज महंगी मिलेगी। तो बोला यार वहां से मैं वहां पे आऊंगा तो मेरा रहने का जो उस सिटी की वजह से मेरा जो रहने का खर्चा वो बढ़ जाएगा। तो कंपनी बोलती है कोई बात नहीं, कितना बढ़ जाएगा हम एस्टिमेट करके जो आपकी सैलरी है उसमें से 20,000 रुपया आपको 10,000 रुपया हर महीने और देंगे, उस सिटी में सिर्फ कंपेंसेट करेंगे उस सिटी के खर्चे को, इससे ज्यादा तो फर्क नहीं आएगा। क्या हाँ, बिल्कुल सही बात है, 10,000 रुपया आप और दो तो मेरा सब सेट है। तो उसको बोलते हैं सिटी कंपेंसेटरी अलाउंसेस, यानी सिटी को कंपेंसेट करते हैं। इनकम टैक्स बोलता है इस तरीके का अलाउंस अगर आपको दिया गया तो वो फुल्ली टैक्सेबल है, किसी प्रकार की उसके अंदर छूट नहीं मिलने वाली, किसी प्रकार की छूट उसके अंदर नहीं मिलने वाली, याद रखना सिटी कंपेंसेटरी। दूसरा, किसी प्रकार का मनोरंजन के लिए आपको बता दिया गया, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस दिया गया, तो वो भी आपको क्या होगा, वो भी फुल्ली टैक्सेबल होगा, किसी प्रकार के उसमें भी किसी प्रकार की रियायत नहीं दी गई और वो पूरा फुल्ली टैक्सेबल एंटरटेनमेंट नाम से। ट्रांसपोर्ट के लिए दिया गया है, यानी किसी प्रकार का ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, यहाँ वहां जाने के लिए कंपनी बोलती है हम पैसा देंगे, तो वो भी टैक्सेबल होगा। ओवर टाइम, अगर आप ओवर टाइम करते हो, सैलरी उठाते हो, तो सीधी सी बात है सैलरी है ओवर टाइम का मतलब, यानी एक 8 घंटे का काम है, एक 15 घंटे और करते हो या 4 घंटे और काम करते हो, 4 घंटे एक्स्ट्रा का जो पैसा मिलेगा वो भी आपकी सैलरी होगी, उसमें भी किसी प्रकार का छूट नहीं मिलेगा। डीए जो अभी मैंने बात की थी, डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं, या डीएनएस पेबल बोलते हैं अपन, डीएनएस पेबल डीपी बोलते हैं। ये क्या है, ये भी क्या है, फुल्ली टैक्सेबल है, इसमें भी किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई। और नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस होता है। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी दुकानदार, जैसे दुकानदार नहीं हो तो लॉरी वाला का एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। कई बार लॉरी वाला आइसक्रीम वाला जो होता है ना, जिस एरिया में वो आइसक्रीम बेच रहा है, वो बोलता है भैया दूसरा आइसक्रीम वाला वहां पे लॉरी लेके आता है, तो बोले देख भैया ना तेरा फायदा ना मेरा फायदा, ग्राहक ऐसे भी कम है और होंगे तो आधे आधे बढ़ जाएंगे, तो ना मैं रुपए लेके जाऊँ घर पर जा पाऊंगा ना तू लेके जा पाएगा, दोनों ही बर्बाद हो रहे। इससे अच्छा एक काम कर, यहाँ से तेरी सेल कितनी होती है कि यहाँ से मेरी सेल इतना, उसमें मुनाफा कितना होता है कि भाई मैं दिन का 200 रुपये मेरे मुनाफा हो जाता है यहाँ बेचने के कारण। तो बोलता है ये 200 रुपये हर दिन के मैं तुझे दूंगा, तू बस यहाँ बेचने मत आ, तू कोई दूसरे एरिया में चला जाए जहां मैं नहीं आऊंगा, तू किसी दूसरे एरिया में चले, यानी यहाँ पे तू का मत कर, तू यहाँ पे नॉन प्रैक्टिस कर, यहाँ पे किसी प्रकार की काम मत कर, उसके मैं तुझे 200 रुपये दूंगा। तो कई बार कंपनी में होता है कि एम्प्लॉय जो उसके वहां पे काम कर रहा है उसको बोलते हैं तू हमारे यहाँ काम कर रहा है, वो बोले भाई मैं घर पे जाके मैं दूसरी कंपनी का भी काम कर सकता हूँ, बोले कि नहीं ऐसा नहीं करेगा। वो बोले यार मैं तो करूंगा, मुझे तो पैसा मिल रहा है, तो एक काम कर, तू दूसरी कंपनी का काम कर रहा है, कितना कमा लेता है कि वो मुझे 10,000 रुपये महीने के एक्स्ट्रा देती है, तो वो 10,000 रुपये हम तुझे दे देंगे, तू और किसी का काम नहीं करेगा, ओवन सिंगल हमारी कंपनी का ही काम करेगा और हमारे एम्प्लॉय का और किसी का काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से अगर कोई नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस देता है तो वो भी इनकम टैक्स बोलता है फुल टैक्सेबल रहेगा। ठीक है, फुल्ली एग्जाम्प्ट देख लेते हैं। फुल्ली एग्जाम्प्ट कौन से याद रहेंगे, फुल्ली टैक्सेबल इतने ही याद रखना है आपको। फुल्ली एग्जाम्प्ट क्या है?
फुल्ली एग्जाम्प्ट वो है खर्चे या वो अलाउंसेस जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है और उस पर एक रुपये प्रकार का भी टैक्स नहीं लिया जाता है इनकम टैक्स के द्वारा, यानी उसको हम इनकम मानेंगे ही नहीं आपकी और फुल एग्जाम्प्ट कर देंगे, फुल छूट दे देंगे। मजा कर, क्या बोलेंगे उसको कि भैया तेरी इनकम होगी फुल्ली एग्जाम्प्ट, अब तू क्या कर, मजा कर, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली तेरे साथ, ठीक है। क्या हो गया, पॉज हो गया क्या ये? एक सेकेंड, हाँ जी अब ओके, ठीक है। तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड यानी भैया पूरी पूरी तरीके से क्या है, ये एग्जेम्प्ट है, ठीक है। मैं थोड़ा सा खुद को यहाँ रख लेता हूँ, चलो अब ठीक है, ओके। कौन से जो फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस है उसके बारे में अपन बात करते हैं अभी, ठीक है। फुली एग्जेम्प्टेड देखो सबसे पहले लिखा है एससी और एचसी जजेस, ये एससी एचसी क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस है उनको दिए जाने वाली हर प्रकार का भत्ता, हर प्रकार का अलाउंसेस क्या है, फुली एग्जेम्प्टेड है। हर प्रकार का अलाउंसेस या भत्ता क्या है, टोटली क्या है वहां पे, फुली एग्जेम्प्ट है, राइट। याद रखना, सुप्रीम कोर्ट जज आ जाए, हाई कोर्ट जज आ जाए, इनको किसी प्रकार का पैसा मिला, इनकम टैक्स बोलती है भैया इनसे लेने की हमारी औकात नहीं है। दूसरा यूएनओ, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा या उनको दिया जाने वाला, उनके द्वारा ही मिलेगा, उनको तो क्या दोगे, उनके दिए द्वारा दिए जाने वाले जितने भी भत्ते हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, एक्सेम्प्ट हो जाएंगे। उनके जो एम्प्लॉय है वो वहां काम कर रहे हैं तो उनको मिलने वाले सारे अलाउंसेस क्या हो जाएंगे, उन्होंने दिया है तो क्या हो जाएंगे, सारे सारे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। समचेरियो अलाउंसेस क्या होता है, समचेरियो अलाउंसेस क्या होता है, समचेरियो का मतलब हुआ सत्कार भत्ता, जिसको बोलते हैं हिंदी में सत्कार भत्ता का मतलब हुआ जो जज और इस प्रकार के जो लोग होते हैं, जो हाई कैडर के लोग होते हैं, चाहे कलेक्टर हो चाहे डीवाईएस सॉरी एसपी हो, ये क्या है इन लोगों को क्या अपना, एसपी का तो मैंने कह सकता कलेक्टर हो गया या फिर बड़ी स्तर वाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये बहुत सारे जज होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के और छोटे मोटे मजिस्ट्रेट जितने भी, इन लोगों को क्या है कि अपना एक एटीट्यूड, अपना एक डेकोरम सेट करके रखना पड़ता है और उस डेकोरम को सेट करने के लिए उस पर खर्चा लगता है। सीधी सी बात है, डेकोरम सेट यानी एक गनमैन होगा, एक दो बॉडीगार्ड होंगे, या फिर कहीं जाएंगे तो ज़्यादा बात नहीं करनी, ड्रेस हमेशा वाइट ही पहननी है, तो मतलब इस तरीके का कोई चीज़, अगर वो डेकोरम मेंटेन करने के लिए कोई चीज़ खर्चा होगा तो जो कंपनी यानी गवर्नमेंट उनको देती है अलाउंसेस कि भैया ये सब आप मेंटेन रखो, जरूरी है, आपके अधिकार, आपकी जो पोस्ट है, आपकी जो ओहदा है, उस ओहदे को मेंटेन करने के लिए ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वो बोलता है भाई जरूरी तो है लेकिन इस जरूरत के लिए खर्चा लगेगा, सरकार बोलती है वो खर्चा हम दे रहे हैं, आपकी फिक्र कर रहे हो, तो इनकम टैक्स उस पर टैक्स लेगी कि भाई इस खर्चे है, तो ये बोलते हैं, इनकम टैक्स बोलती है नहीं भैया इस तरीके के कोई खर्चे होंगे आपके जो आपके ओहदे को मेंटेन करने के लिए होंगे, वो हम क्या कर देंगे, पूरे पूरे क्या कर देंगे, आपको एग्जेम्प्ट कर देंगे, पूरे पूरे क्या कर देंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे। और अलाउंसेस पेड आउटसाइड इंडिया, देखो यहां से यूएसए, कहां पे, अमेरिका के अंदर अपना एम्बेसडर बैठा है, भारत का हर एम्बेसडर हर किसी देश में बैठा है अपने यहाँ का एम्बेसडर, जो आईएएस ऑफिसर होता है, आईपीएस ऑफिसर होता है, आरआईएस जिसको बोलते हैं, आईआरएस सॉरी, तो उनको वहां बिठाया जाता है, एज ए एम्बेसडर बिठाया जाता है। वो वहां बैठे हैं तो वहां पे रहने के लिए, वहां पे रहने के लिए बहुत सारे खर्चे होंगे, सीधी सी बात है। अब वो स्विट्जरलैंड बैठा है, सिंगापुर बैठा है, कहीं पे बैठा है, सैलरी तो एक अलग पार्ट हो गया, लेकिन वहां रहने के लिए, वहां पे अपनी जिंदगी जीने के लिए उसको डॉलरों में खर्च करना पड़ेगा, यहां से तो महंगा ही होगा। सरकार उनको किसी भी प्रकार का अलाउंसेस देती है वहां रहने के लिए, चाहे वहां घर दे रही है, सरकार पे कर रही है रेंट, चाहे वहां पे दूसरे एंटरटेनमेंट अलाउंस या किसी भी प्रकार के नाम के खर्चे उनको दे रही है आउटसाइड इंडिया, तो वो सारे के सारे अलाउंसेस क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट होंगे, उनको उनके ऊपर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो ऐसे सारे अलाउंसेस पेड आउटसाइड इंडिया किसको, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये ध्यान रखना, यहाँ पे इसमें लिखा नहीं है, मैं लिख दूं, दूसरों को मिलेगा तो टैक्सेबल होगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला है तो वो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, राइट। तो सरकार ने जो एग्जेम्प्ट वाली लिस्ट है वो सिर्फ अपने ही आदमियों के लिए बनाई हुई है, दूसरों को वो छूट नहीं देती। अब बात करते हैं पार्शियल टैक्सेबल। पार्शियल टैक्सेबल यानी, तो सबसे पहले आता है एचआरए। पार्शियल टैक्सेबल यानी कुछ हद तक हम आपको एग्जाम लिमिट देंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके ऊपर वाला सारा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है एचआरए। एचआरए में बता चुका हूं आपको क्या है, हाउस रेंट अलाउंस, अभी जस्ट अपन इसके बारे में बात करी थी, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। आगे जस्ट इससे अगली वाली साइड में, इससे बाद वाली स्लाइड में एचआरए को अपन डिस्कस करेंगे, किस हद तक, कितने रुपए तक क्या हो जाएगा, सर इनकम टैक्स बोलती है हम एग्जेम्प्ट करेंगे, इससे ऊपर जो होगा वो आपका टैक्सेबल होगा हर किसी के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सारी बात अपन आगे करेंगे, ठीक है। तो वो क्या पार्शियल टैक्सेबल है, मतलब पूरी तरह से छूट भी नहीं है, पूरी तरह से टैक्सेबल
भी नहीं है। और दूसरा जो इसके अंदर नाम आ रहा है वो है स्पेशल अलाउंसेस। स्पेशल अलाउंसेस का मतलब क्या हुआ? स्पेशल अलाउंसेस का मतलब हुआ कुछ ऐसे अलाउंसेस जो स्पेशली ट्रीटमेंट देती हैं। मतलब कुछ नहीं, इनकम टैक्स ने एक लिस्ट बना दी और इसमें बोल दिया इस प्रकार के अलाउंसेस मिलेंगे, तो उसमें इतना इतना अमाउंट निर्धारित कर दिया कि भाई इतना अमाउंट तक हम आपको क्या कर देंगे, छूट दे देंगे। इससे ऊपर अमाउंट किया तो उतना जो ऊपर किया है वो हम आपका क्या कर लेंगे, टैक्सेबल कर लेंगे। क्या है स्पेशल अलाउंस? नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। स्पेशल अलाउंसेस क्या क्या वो स्पेशल अलाउंसेस है, क्या सर ये याद रखने हैं? बिल्कुल आपको ये चीजें याद रखनी है। देखते हैं फुल्ली एग्जाम्प्टेड अलाउंस, वापस एक लिस्ट है फुल्ली एग्जाम्प्टेड के अंदर, वो वहां पे डिस्कस करते हैं। ये जो एग्जाम्प्टेड है यहां पे तो अपने लिस्ट पड़ी ही थी, इसके साथ साथ कुछ लिस्ट और है। यहां पे भी क्या है, ये एक्सपेंसेस क्या है, फुल्ली एग्जाम्प्टेड। कारण क्या है इनका फुल्ली एग्जाम्प्टेड होने का? वो कारण ये है कि ये एक्सपेंसेस किसके लिए है? ऑफिशियल एक्सपेंसेस है। इनको क्या बोले जाएंगे? ऑफिशियल एक्सपेंसेस। ऑफिशियल एक्सपेंसेस का मतलब हुआ ऑफिस में ड्यूटी करने के लिए किया गया खर्चा। अब वो जैसे मैंने बोला एम्बेसडर बाहर बैठा है, भारत का यूएसए में बैठा है, वो अपनी मर्जी से छुट्टियां मनाने तो गया नहीं है, आप लोगों का ही काम है जो कर रहा है। अब आप बोलो अगर इंडिया से वो काम हो सकता है तो वो तो भाई मैं तो दिल्ली से हूँ, दिल्ली से कर लूंगा काम, मुझे वहां क्यों भेज रहे हो? वहां जाके ही वो काम होगा। तो जब जाना ऑफिशियल ड्यूटी पे ही मैं काम हूँ, ऑन ड्यूटी हूँ, तो मुझे मेरा खर्चा भी तो आप ही उठाओगे। तो ऐसे खर्चे जो होंगे वहां इनकम टैक्स बोलती है भाई कि तुमने कोई भाई तुम्हारे खुद के फायदे के लिए तो नहीं है, ऑफिस की ड्यूटी निभाने के लिए खर्चा हो रहा है, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। समझना। ट्रेवलिंग अलाउंसेस, ट्रेवलिंग अलाउंसेस कौन से? ट्रेवलिंग अलाउंसेस वो जो ऑफिस से कहां पे, रेजिडेंट, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ये जो खर्चे होंगे ये खर्चे क्या हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। सीधी सी बात है, घर से ऑफिस जा रहा है, बस आ रही है, मतलब अगर बस लेने आ रही है कंपनी की और वो आपको स्कूल, मतलब सॉरी स्कूल क्या, ड्यूटी पे जो अपने वर्क प्लेस है वहां पे छोड़ के वापस आपको घर छोड़ रही है और घर से वापस वहां छोड़ रही है, दैट मीन्स ये क्या है, आपको कोई शौक तो आ नहीं रहा है वहां पर जाने का, क्यों लेके जा रही है? ताकि आपकी ड्यूटी हो, जिसके बदले में सैलरी आपको मिलेगी। तो बोले इस तरीके की ट्रैवलिंग अलाउंसेस अगर कंपनी देती है आपको कि भैया रोज आ जाना, टैक्सी का भाड़ा हम दे देंगे, सीधी सी बात ये है। तो इस प्रकार के जो टैक्सी का भाड़ा है या बस का जो किराया है, वो किराया क्या हो जाएगा, वो भी एग्जेम्प्ट होगा, वो भी एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल। इनकम टैक्स हम नहीं, इनकम टैक्स कहती है कि हम ये नहीं मानेंगे। दूसरा क्या, डेली अलाउंसेस। उन्होंने बोला आने जाने का डेली अलाउंसेस भी होता है, कुछ चाय पानी का भी होगा, भाई यहाँ पे आओगे इतना, मतलब इतनी दूर कोई फैक्ट्री लगी हुई है, वहां पे आने जाने का चाय पानी का खर्चा होगा, या किसी प्रकार का और 100 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं उसको डेली एक्सपेंसेस के नाम से, वहां आएगा तो उसको एक खर्चा, मास्क भी लेना पड़ेगा जैसे कोविड है। तो इस तरीके से खर्चे जो होंगे ये भी क्या करेंगे, हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। कन्वीनियंस अलाउंसेस, कन्वीनियंस वो सेम ट्रैवलिंग के अकॉर्डिंग है। ट्रैवलिंग तो ये हो गया कि भाई बस भेज रहा है और बस का पैसा है। कन्वीनियंस यानी अपने कन्वीनियंस पे स्कूटर तुम्हारा, तेल हम भरा देंगे वहां तक आने के लिए, कहां तक, ऑफिस तक आने के लिए। दूसरे काम करने हैं तो, दूसरे काम करने हैं तो अपन पढ़ेंगे वहां, कहां पे, परक्यूजिट में जाके पढ़ेंगे कि उसका अलग ट्रीटमेंट है, किस हद तक वो क्या करेंगे, एग्जेम्प्ट करेंगे। ठीक है। और हेल्पर अलाउंसेस, अब कंपनी का काम ही ऐसा है कि आपको एक हेल्पर, एक असिस्टेंट की जरूरत होगी, तो उस असिस्टेंट का जो अलाउंस देगा, या उस असिस्टेंट जैसे टाइपिंग वाले की जरूरत पड़ेगी आपको, आपको एक टाइपर अपने पास रखना पड़ेगा, एक कंटेंट क्रिएटर आपको पास रखना पड़ेगा। तो ये कंपनी के काम के लिए तो कर रहे हो आप। जब कंपनी के काम के लिए कर रहे हो तो इसका वहन भी कौन करेगा, कंपनी करेगा। तो इनकम टैक्स इस पे अपन से जो उसका पैसा इनकम टैक्स अपन को, सॉरी कंपनी अपन को देगा कि भैया तुम एक काम करना, ये काम बड़ा पेचीदा है, तो तुम एक हेल्पर रख लो अपने पास, हेल्पर की जो 5-1 हजार महीने की सैलरी होगी वो हम दे देंगे। अब वो 5 हजार वो मुझे दे रहा है, मैं हेल्पर चाहे 3 हजार में रखूँ, 2 हजार में रखूँ, अब इनकम टैक्स बोलता है वो 5 हजार रुपये भी हम आपकी सैलरी मानेंगे। तो क्या वाजिब है ये? नहीं, बिल्कुल वाजिब नहीं है, क्योंकि आप हेल्पर रख रहे हो, और हेल्पर किस लिए रख रहे हो, कंपनी के काम के लिए। तो वो क्या ऑफिशियल ड्यूटी में आ जाएगा, ऑफिशियल एक्सपेंसेस माने जाएंगे। उसके अलावा रिसर्च अलाउंसेस, किसी प्रकार का रिसर्च कर रहे हो, बट ऑब्वियसली कंपनी के लिए रिसर्च करोगे, अपने घर वालों के लिए तो क्या रिसर्च करोगे। तो कंपनी की रिसर्च के लिए अगर आप रिसर्च करते समय आपके कोई खर्चे होते हैं और कंपनी उस खर्चे का अलाउंसेस देती है कि आपको हर महीने हम आपको 5 हजार एक्स्ट्रा देंगे, आपको क्या करना है, रिसर्च करना है किसी ना किसी फील्ड में कंपनी के लिए, तो वो भी क्या हो जाएगा, ऑफिशियल एक्सपेंसेस फुली एग्जेम्प्ट। यूनिफॉर्म अलाउंसेस, ये तो कॉमन सी बात है, अगर पुलिस वाले ड्यूटी पे जा रहे हैं यूनिफॉर्म पहन के जा रहे हैं, आर्मी वाले ड्यूटी पे जा रहे हैं यूनिफॉर्म, किसी कंपनी का यूनिफॉर्म कोड है, अगर इस यूनिफॉर्म में ही कंपनी में आना है, तो डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, ये जा रहे हैं यूनिफॉर्म में, जा रहे हैं किसी सीमेंट फैक्ट्री में यूनिफॉर्म में जा रहे हैं, हेलमेट वेलमेट पहन के, तो इसका खर्चा कौन, अलाउंसेस, उसको मेंटेन करना, उसको रोज धोना करना, नहीं खरीदना, फटफट जाए तो उसका मेंटेनेंस करना, तो इसका अलाउंसेस अगर कंपनी देती है तो ऑफिस का खर्चा ये इनकम टैक्स बोलती है हम इसको भी क्या मानेंगे, फुल्ली एग्जेम्प्टेड मानेंगे। ओके, ठीक है। अब वो स्पेशल अलाउंसेस की बात करते हैं जो क्या है, पार्शियल
छूट दे रखी है, पूरी प्रकार की छूट नहीं दे रखी है, उसमें क्या दे रखी है, पार्शियल, यानी कुछ हद तक छूट देंगे, इसके ऊपर दिया तो क्या करेंगे, टैक्सेबल मानेंगे। क्या है वो पार्शियल एग्जेम्प्टेड इनकम्स, उनको देखते हैं। सबसे पहले याद रखो, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंसेस, यानी अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आप एज ए एम्प्लॉय हो और एम्प्लॉयर बोलता है कि आपके जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों की एजुकेशन का पैसा अलाउंस के रूप में हर महीने आपको, फॉर एग्जांपल हर महीने में 200 रुपए आपको या 100 रुपए आपको हर महीने क्या देते हैं, आपको एज ए अलाउंसेस देते हैं कि भाई आप उनकी फीस का खर्चा आप दोगे। 200 रुपये 100 रुपये में तो कौन सी एजुकेशन होती है, लेकिन इनकम टैक्स में लिखा हुआ है तो आपको बता दूं। फॉर एग्जाम्पल कोई एम्प्लॉयर को ऐसे डिनोट करते हैं अपन, और एम्प्लॉय को ऐसे डिनोट करते हैं। कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोलता है कि हर महीने मैं तुझे 1,000 रुपये, एक ही लड़का है उसका, एक ही बच्चा, और 1,000 रुपये मैं आपको दूंगा उसकी पढ़ाई के लिए एक्स्ट्रा। भाई अलाउंसेस, आप यहाँ रह रहे हो, पढ़ाओगे, वहां की लोकल स्कूल में पढ़ाओगे तो उसका खर्चा भी तो लगेगा, 1,000 रुपये मैं आपकी सैलरी में और ऐड करके दूंगा। इनकम टैक्स बोलती है कि इस प्रकार का अगर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस एम्प्लॉयर आपको देता है तो पूरा तो हम उसको छूट नहीं देंगे 1,000 की, लेकिन पूरा टैक्सेबल भी नहीं करेंगे, क्यों भाई आखिर पढ़ाना भी तो पड़ेगा। उन्होंने एक फिक्स अमाउंट कर दिया, उन्होंने बोला 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन, क्या कर देंगे हम आपको, छूट दे देंगे। कितने, 100 रुपए पर महीने, यानी 12 महीने के हो गए 1,200 रुपए पर स्टूडेंट, मतलब पर चाइल्ड। अगर 2 बच्चे हैं आपके तो दोनों बच्चों के 1,200 2,400 रुपए तक हम आपको क्या कर देंगे, इतने रुपए तक हम आपको क्या कर देंगे, छूट कर देंगे। अब ये भैया कितना दे रहा है, 1,000 रुपए, यानी इसने साल के कितने दे दिए, 12,000। अब 12,000 तो अमाउंट हो गया ये। इनकम टैक्स छूट कितनी दे रही है, इनकम टैक्स जो छूट दे रही है वो माइनस कर लो, इनकम टैक्स कितने दे रही है, 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड। तो एक ही बच्चा है तो कितने हो गए, 1,200 रुपए। बच्चे कितने, ये 800 गए और ये 18,000 रुपए। ये क्या हो जाएगा, ये इनकम टैक्स बोलती है हम आपके टैक्सेबल कर देंगे। यानी ना तो पूरा टैक्सेबल किया ना पूरा छोड़ा, बीच में से एक फिक्स अमाउंट डाल दी। वैसे ही उसने बोला कि अगर हॉस्टल अलाउंसेस देता है यही एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को तो 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन। किसी के 4 बच्चे या 3 बच्चे और तीनों बच्चे की कंपनी देता है तो वो बोलता है भाई 2 बच्चों तक ही हम देंगे, ज्यादा बच्चे आप जानो, आपका काम जाने। ठीक है। एजुकेशन का अलाउंसेस कितना, 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड चिल्ड्रन। हॉस्टल एजुकेशन का क्या है, हॉस्टल अलाउंसेस का 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन। कंपेंसेटरी अलाउंसेस, किसी प्रकार का किसी स्पेसिफाइड एरिया में अगर रह रहे हो आप, मैंने बोला उत्तराखंड कहीं पे ऐसा, वहां पे कंपेंसेटरी, भाई यहाँ पे रह के काम करना, कई बार होती है ना ऑफ साइड में फैक्ट्री होती है तो बोले यार वहाँ पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, वहां रह के काम कैसे करूंगा, तो कंपनी वाला लालच देता है कि ठीक है आपकी सैलरी अभी कितनी है, कि भाई 15,000 रुपये है तो हम आपको 18,000 रुपये दे देंगे, 3,000 और बढ़ाते हैं सिर्फ वहां रहने के लिए, वहां काम करने के लिए। तो इस तरीके के अगर कोई कंपेंसेशन देता है तो इनकम टैक्स बोलता है 2,600 रुपये पर मंथ तक तो हम क्या कर लेंगे, एग्जेम्प्ट। इसके ऊपर जो भी दिया हम क्या मानेंगे, टैक्स। बोलते हैं वाजिब इतना ही बनता है, इनकम टैक्स का कहना है। ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज, जो क्या है, अंधा है, ब्लाइंड है, डीफ है, बहरा है, गूंगा, इस तरीके से किसी तरीके का या किसी प्रकार का हैंडीकैप्ड है, उसको आप एक्स्ट्रा पैसे देते हो तो 3,200 रुपए पर मंथ तक तो हम क्या दे देंगे, छूट दे देंगे। इसके ऊपर इसके उपरांत जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। और अंडरग्राउंड अलाउंसेस, अंडरग्राउंड वो अंडरग्राउंड दाऊद इब्राहिम वाला अंडरग्राउंड नहीं, अंडरग्राउंड मतलब किसी खानी में या फिर वो सुरंगें बनती है ना अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे कोई काम करता है, उसमें अगर किसी प्रकार का इस तरीके कोयले वोयले की खदानें होती है ना, वहां पे काम है तो 800 रुपए तक हम क्या करते हैं, एक छूट देते। ये मैं 4-5 चीजें आपके सामने लेकर आया हूँ, ये याद रख लेना आप। बाकी मोस्टली आस्क यही होती है, उसके अलावा दूसरी बहुत सारी है वैसे तो, पर ये ज्यादातर कॉमनली यूज्ड है। ओके। ये है स्पेशल अलाउंस जो पार्टली टैक्सेबल है, पूरा छूट भी नहीं पूरा टैक्सेबल भी नहीं। ओके। अब आता है HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस, जो कि दे रखा है सेक्शन 10(13)A। याद रख सको, सेक्शन याद करवा दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली नहीं। अभी तक तो मैंने आपको सेक्शन याद कराई है, हाउस प्रॉपर्टी की सेक्शन सारी करवा दी। सैलरी में अभी तक मैंने 15 कराई, एक तो सेक्शन 15 जो चार्जिंग सेक्शन है याद रखनी ही रखनी है। उसके बाद सैलरी की डेफिनेशन किसमें दे रखी है, सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 के अंदर दे रखी है। ठीक है, याद करो तो ठीक है। अब सेक्शन स्टार्ट हो रही है सेक्शन 10। तो सर ये 15 से 10 सेक्शन कैसे आ गई, सेक्शन 10 नंबर कैसे आ गया, उल्टा कैसे आ गया, आगे बढ़ना चाहिए। सेक्शन 10 के अंदर, सेक्शन 10 जो है उसके अंदर क्या दे रखा है, इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 10 है वो क्या है, वो एग्जेम्प्टेड इनकम की सेक्शन है। एग्जेम्प्टेड इनकम की सेक्शन मतलब सेक्शन 10 के अंदर वो सारी इनकम दे रखी है यार, उनकी एक लिमिट दे रखी है जो कि क्या है, इनकम का पार्ट माना ही नहीं जाता। इनकम का पार्ट मतलब उसमें छूट दे रखी है, ये समझ लो। ये सेक्शन 10 क्या है, छूट की सेक्शन है, यानी जो इनकम टैक्स ने छूट दे रखी है वो सेक्शन 10 के अंदर दे रखी है।
अब वो किसी भी हेड की होगी, छूट सेक्शन 10 के अंदर दे रखी है। ठीक है, ये समझ लो आप। एक सेक्शन 10 का मैं अलग से लेक्चर लूंगा, छोटा सा लेक्चर है, क्योंकि बाकी सब तो सैलरी हेड में कवर हो जाएगा। बच्चे कुछ जो सेक्शन है या बच्चे कुछ कुछ छूट है, वो मैं वहां पे सेक्शन 10 की एक अलग से इनकम एग्जेम्प्टेड सॉरी इनकम नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ टोटल इनकम करके चैप्टर का नाम है, वो मैं आपको वहां पढ़ दूँ। वो सेक्शन 10 है पूरी, वो मैं आपको वहां पढ़ाऊंगा। तो सेक्शन 10 का ही कुछ पार्ट है जो मैं यहाँ पे आपको साथ साथ लेते हुए चल रहा हूँ। कुछ 5-10 सेक्शन है, वो यहाँ पे अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, सेक्शन 10 के अंदर क्योंकि छूट कहाँ दे रखी है सेक्शन 10 के अंदर, तो एचआरए की भी छूट कहाँ दे रखी है, यानी हाउस रेंट अलाउंस की भी छूट कहाँ दे रखी है सेक्शन 10 के अंदर। 10 का सेक्शन सब सेक्शन 13A, याद रखना 10 का सब सेक्शन 13A। कई बार कंपटीशन एग्जाम और इस तरीके से सवाल पूछे हुए कई जगह कि एचआरए की सेक्शन क्या है, सेक्शन 10 13A। ठीक है, फिर आगे मैं आपको एक साथ याद करा दूंगा, सीरीज वाइज याद करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोल रखा है एचआरए के अंदर वो समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं एचआरए है क्या। अ स्पेशल अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय बाय हिज एम्प्लॉयर टुवर्ड पेमेंट ऑफ रेंट फॉर रेजिडेंट टू द एम्प्लॉय। इसी बात जो मैंने आपको बताई, वहां पर रहने के लिए जो रेजिडेंट वो अपने वहां पर रहेगा, उसकी रेंट का खर्चा कौन पे करेगा, एम्प्लॉयर करेगा। उसको बोलते हैं जो हाउस रेंट आप पे करोगे उसका अलाउंस देते। यानी किसी को 20,000 रुपये तनख्वाह मिल रही थी और बोले दिल्ली आके रहना पड़ेगा, बोले दिल्ली आने का खर्चा भारी है भैया, 18,000 तो ऐसे निकल जाएंगे, 2,000 रुपये रह के क्या करूँ, इससे अच्छा तो मैं कहीं छोटे शहर में काम कर लूँ, दिल्ली आने की मुझे आवश्यकता ही नहीं। तो कंपनी बोलती है ठीक है, दिल्ली में आपका हर महीने 20,000 रुपये आपको सैलरी देंगे, उसके अलावा एक एचआरए करके आपको देंगे, वो देंगे हम करीबन आपको 8,000 रुपये और दे देंगे पर मंथ। यानी अब कितनी होगी सैलरी आपकी, 28,000 रुपये। अब भले आप 2,000 वाली खोली में रहो या 5,000 वाले घर में रहो, हम आपको एचआरए 8,000 रुपये हर महीने देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब एचआरए यानी आपका जो रेंट लगेगा उसका खर्चा कंपनी बोलती है हम उठा लेंगे और रेंट का पैसा आपको दे रहे। ठीक है, इनकम टैक्स बोलता है कि चाहे कितना भी पैसा आपको वहां से मिला हुआ है, हम तो एक निर्धारित अमाउंट तक क्या करेंगे, छूट मानेंगे, यानी छूट देंगे आप। उससे ऊपर अगर हुआ तो हम आपका टैक्सेबल कर लेंगे। वो लिमिट क्या है उसको अपन देखते हैं, वो दे रखी है सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A के अंदर। बोला हुआ लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जम्प्टेड। जो नीचे दिए गए 3 अमाउंट है, कितने, 1 2 3, इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो हम आपकी क्या कर देंगे, छूट बता देंगे। इनकम टैक्स ने एक सिस्टम निकाल दिया, एक कंप्यूटेशन कैलकुलेशन करने का सिस्टम बता दिया कि इन तीनों में से जो सबसे लीस्ट यानी सबसे छोटा होगा अमाउंट, वो हम क्या कर लेंगे, आपकी छूट कर देंगे। बड़ा अमाउंट करेंगे, लिस्ट ही करेंगे हमेशा। ठीक है, क्या है वो 3 अमाउंट, कैसे कैलकुलेट। उसने बोला पहले तो बताओ आपकी सिटी क्या है, माने जहां पे आप काम कर रहे हो, जहां पे आप वर्क कर रहे हो, क्या वो मेट्रो सिटी है, क्या वो मेट्रो सिटी है या वो अदर सिटी है, मेट्रो के अलावा दूसरी सिटी। सर मेट्रो सिटी कौन सी हुई, मैंने लिख दिया DMCK। DMC का क्या मतलब हुआ, दिल्ली मुंबई कलकत्ता और सॉरी दिल्ली मुंबई कलकत्ता और चेन्नई। ठीक है, दिल्ली DMC से कलकत्ता नहीं, C से चेन्नई और K से कलकत्ता। ठीक है, तो दिल्ली मुंबई चेन्नई या कलकत्ता। अगर इन मेट्रो सिटीज में अगर आप रह रहे हो तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग होगी, और अदर सिटीज में रह रहे हो तो कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग होगी। क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले तो लिख दिया उन्होंने कि आपकी एक्चुअल रिसिप्ट कितनी है। AR का मतलब क्या हुआ समझ रहे हो, एक्चुअल रिसिप्ट। क्या है ये, एक्चुअल रिसिप्ट। यानी एक्चुअल रिसिप्ट कितनी मिली, कि सर एक्चुअल रिसिप्ट हमको मिली 8,000 रुपये। कितनी मिली, 8,000 रुपये पर मंथ। इसको 12 महीने से कर लो तो 8,000 इंटू 12 कर लो, कितना हो जाएगा, 96,000 रुपये। तो एक्चुअल रिसिप्ट पैसा एम्प्लॉयर से कितना मिला कि 96,000। ठीक है, दूसरा एक तरीका निकाला कि जो रेंट एक्चुअली में आपने पेड किया है, जो वहां रह रहे हो, जैसे आपने कर दिया 5,000 रुपये रेंट पेड कर लिया, एक्चुअली रिसिप्ट विसिप्ट आपको रखनी पड़ेगी। तो 5,000 पेड किया तो 12 महीने का कितना हो गया कि भैया 60,000 रुपये हमने पे कर लिया। लेस आपकी सैलरी कितनी है, कि सैलरी है साहब हमारी 20,000 रुपया। कितनी है, 20,000। 20,000 का 10% निकालना जरा, 20,000 का मतलब पूरे साल का करो। 20,000 रुपये आपकी सैलरी है, इंटू करो 12 तो होगी कितनी, 2,40,000। 2,40,000 का करो 10% निकालो, 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 10% निकालोगे तो हो जाएगा 24,000 रुपये। ये होगा। ठीक है, 60,000 में से 24,000 लेस कर लो तो बोला ये बचेगा कितना, 6 तो ये बचा और 36,000 रुपये बचा। ये हुई दूसरे पॉइंट की कैलकुलेशन। तीसरा पॉइंट बोलता है 50% ऑफ सैलरी फॉर रेलिवेंट पीरियड। रेलिवेंट पीरियड मतलब जितने साल रेंट, जितने महीने रेंट। कई बार ऐसा होता है ना भाई, आए हो इस बार 6 महीने रहे रेंट पर या 10 महीने काम किया, 10 महीने रेंट पे रहे, तो जितने महीने भी जितना पीरियड रहे उतना। तो सैलरी कितनी हुई, वही 2,40,000 सैलरी है, और 2,40,000 का कितना कर लो, 50% कर लो। 50% तो है मेट्रो सिटी में
और उसका जस्ट 10% कम कर दो अदर सिटी में, यानी 40% है। तो 50% कितना हुआ? 1,20,000। अब समझना, वापस यहां पे लिखता हूं सारी चीज में। एक तो है एक्चुअल रिसिप्ट, वो कितनी होगी? 96,000, इतना तो हमें मिला है। दूसरी कैलकुलेशन आ गई, वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की थी, कितनी आ गई थी? 36,000 रुपए। और तीसरी कैलकुलेशन आई है, वो कितनी आई है? 1,20,000 रुपए। इन तीनों में से जो लीस्ट होगा, यानी जो कम होगा, उतनी हम छूट दे देंगे। तो इन तीनों में से कम कितना है आपको दिख रहा है? आपको अंदर तो हो नहीं, कितना दिख रहा है? 36,000 रुपए। तो ये जो 36,000 रुपए है, ये बाहर आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, अब टैक्सेबल कैसे होगा? देखो, आपको तनख्वाह मिली, आपको एचआर के नाम पे मिले कितने? कि सर 96,000 मिले। उसमें से इनकम टैक्स छूट कितनी दे रही है आपको? कि सर 36,000 की छूट दे रही है। कितने की दे रही है? 36,000 की दे रही है, क्योंकि ये कैलकुलेशन करके तरीका निकाला था, 36,000 निकल रहे। बचे कितने? तो बचे सर इसमें से कितने? 3 गए तो कितने बचे? 60,000। 60 ही बज रहे हैं ना? हाँ। तो ये जो 60,000 रुपया है, ये आपकी इनकम मान ली जाएगी। 36,000 की आपको छूट दे दी जाएगी पूरे 96,000 में से। यानी ना तो पूरा टैक्सेबल किया, ना पूरी पूरी छूट दी, और इस तरीके से बीच का फॉर्मूला निकाल दिया इनकम टैक्स। तो आपको याद जो रखना है एचआरए का, वो 2-3 छोटी छोटी बातें याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है? कि क्या आपकी सिटी मेट्रो सिटी है? क्या आपकी सिटी मेट्रो सिटी है? क्या है अदर सिटी है? मेट्रो सिटी है तो वही एक्चुअल एक्चुअल रिसिप्ट, अदर सिटी में भी वही कैलकुलेशन का तरीका, एक्चुअल रिसिप्ट। रेंट पेड में से 10% सैलरी लेस करना, वही सेम है, रेंट पेड में से 10% सैलरी लेना, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे में जाके फॉर्मूला चेंज हो जाता है, यहां बोलता है 50% ऑफ सैलरी, और यहां बोलता है 40% ऑफ सैलरी। यही 2,40,000 का यहां पे कितना करना पड़ता मुझे? 40% भी करता तो जो अमाउंट होता वो होता 88,000 समथिंग कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, ओके, समझे मेरी बात? तो ये एक फॉर्मूला है जो निकाला है एचआरओ। जो अमाउंट निकलेगा इनकम टैक्स कहती है हम उतना ही छूट देंगे, अदरवाइज जो ऊपर जितना भी होगा वो सब टैक्सेबल होगा। ठीक है, सैलरी का मतलब यहां पे क्या है? यहां पे तो मैंने एक एग्जांपल समझाने के लिए पूरे पूरे 20,000 रुपए महीने के ले लिए थे। यहां इनकम टैक्स कहता है कि सैलरी का हर एक सेक्शन के अंदर अलग अलग मतलब निकालना है। यानी 20,000 रुपए नहीं निकाल के 20,000 कितने कितने रुपए इसमें ऐड करने हैं वो आपको पता करना है। तो सैलरी का मतलब बोला कि बेसिक सैलरी जो मिल रही है वो, यानी मैंने जो एग्जांपल शुरू से आपको बता रहा था 1,00,000 की, वो बेसिक सैलरी जो मैंने बताया था 10,000 रुपए बेसिक सैलरी, वो उसके साथ आपको जोड़ना है CDA। लिखा है मैंने यहाँ पे, क्या लिखा है? CDA। CDA का मतलब होता है कंडीशनल डियरनेस अलाउंस। कंडीशनल डियरनेस अलाउंस का मतलब हुआ कि डियरनेस अलाउंस जो महंगाई भत्ता है, जो मैंने आपको बताया था, वो सेम महंगाई भत्ता अगर उसमें क्वेश्चन में दे रखी होगी किसी प्रकार की कंडीशन, तो वो कंडीशन वाले डीएनएस अलाउंस, सीधी सी बात ये वाली। एक तो होता है भाई डीएनएस अलाउंस महंगाई भत्ता आपको सीधा सीधा दे रखा है, एक क्वेश्चन में दे रखा है महंगाई भत्ते के अंदर ब्रैकेट में आगे जाके किसी प्रकार की कोई कंडीशन लिखी हुई है, उसको हम बोलते हैं कंडीशनल डीएनएस अलाउंस। तो बोलता है एक तो आपको बेसिक सैलरी लेनी लेनी, उसके साथ सीडीए भी आपको ऐड करना है। जो सैलरी यहाँ पे जो बार बार ये सैलरी है 50%, 50% सैलरी का, यहाँ पे बोला 10% सैलरी का। तो ये सैलरी क्या? तो सैलरी बोला एक तो बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी, दूसरा बोला सीडीए जो कंडीशनल डीएनएस अलाउंस होगा, और तीसरा बोला अगर देवे तो कोई कमीशन दिया जा रहा है आपको, परसेंटेज कमीशन टर्नओवर पे, किस पे? ऑन टर्नओवर, ऑन टर्नओवर। टर्नओवर जैसे कई बार जो बंदे काम करते हैं उनको ये बोला जाता है कि भाई आपकी बेसिक सैलरी कितनी है? कि 10,000 रुपये, आपको ऊपर महंगाई भत्ता 4,000 रुपये और मिलेगा, महंगाई भत्ता और मिलेगा 4,000 रुपये, ठीक है। उसके अलावा आपको एंटरटेनमेंट भत्ता मिलेगा 2,000 रुपये महीने का। सिटी कंपेंसेशन, उस सिटी में आए हो तो 1,000 रुपये, ये और अलग अलग नाम से जोड़ते हैं हमेशा। और उसके साथ आपको बोला जाता है, उसके साथ जो कंपनी का टर्नओवर होगा, भाई जितना टर्नओवर आप करोगे या कंपनी का टर्नओवर होगा या जितना आप माल बेचोगे, उसका ऊपर 0.5% या 1% आपको सैलरी के अलावा इंसेंटिव जिसको बोलते हो आप, वो भी मिलेगा। तो यहाँ पे जो सैलरी लेंगे हम, जैसे यहाँ पे 0.1% जैसे उसका हुआ किसी बंदे का, मिस्टर एक्स का यहाँ पे हो गया, ये मिस्टर एक्स है, 10,000 रुपये तो बेसिक सैलरी हो गई, 4,000 रुपये डीए हो गया, इसका डीए हो गया, ये बेसिक हो गया, ये उसका एंटरटेनमेंट अलाउंसेस हो गया, और ये हो गया उसका क्या? सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस। ठीक है, अभी जो मैंने बताया था आपको। उसके साथ उसका कमीशन, ये यहाँ पे क्या है? कमीशन, कमीशन हो गया उसका, जैसे 2,000 रुपये महीने का 2,000 कमीशन बन गया। तो सैलरी उसकी टोटल कितनी हो रही है? 10, 4, 14, 2, 16, 17 और 19,000 रुपये। कितनी हो रही है? महीने के 19,000 हो रहे हैं। तो क्या यहाँ पे जो सैलरी के मतलब निकाल रहा हूँ, यहाँ 19,000 लिखूंगा या वहां पे क्या लिखूंगा मैं? वहां पे 19,000 नहीं लिख के मैं क्या लिखूंगा? वहां लिखूंगा बेसिक, यानी 10,000 रुपये, एक तो 10,000 रुपये, उसके बाद सीडीए यानी ये,
4,000 रुपये ये भी ऐड कर लूंगा, और उसके साथ कमीशन, कमीशन का कितना, यानी ये आएगा नहीं एंटरटेनमेंट वाला, सिटी कंपल्सरी आएगा नहीं, आएगा क्या सीधा ये 2,000 रुपये, ये 2,000 और ऐड कर लिया तो हो गया कितना 16,000 रुपये ही आपकी सैलरी मान। तो सर ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करना इसका थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगी, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे उनके लिए तो ठीक है, लेकिन अपने अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने नहीं है इतने, उन लोगों के लिए है कि आपको ये याद रखना है, आपको याद रखना है प्रैक्टिकल क्वेश्चन कभी आते ही नहीं है। नेट जेआरएफ नेट की बात कर रहा हूं मैं, तो नेट के अंदर तो कभी ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके आएंगे ही नहीं। आपको क्या याद रखना है कि एचआरए का कैलकुलेशन क्या है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों में से, और दोनों में कंडीशन, अगर मेट्रो सिटी है तो ये, और अदर सिटी है तो ये, और सैलरी की डेफिनेशन ये आपके समक्ष रखी हुई। ओके, ये बात हुई एचआरए की। अब आगे से आगे चलेंगे, पेंशन की क्या सिस्टम है ये भी देखो सेक्शन 10 में दे रखा है। फिर अपन बात करेंगे इसकी, पेंशन हो गया, फिर अपन बात करेंगे ग्रेच्युटी की, बात करेंगे ग्रेच्युटी की क्या सीन है, फिर अपन लीव एनकेशमेंट की बात करेंगे, फिर अपन प्रोविडेंट फंड की बात करेंगे। ऐसे करते करते आगे से आगे अपन क्लास चलाते रहेंगे, ठीक है। आई होप यहां तक मैंने जो बात करी है वो समझाने की जो कोशिश की है वो आपको समझ में आया हो, और मेरी जो मेहनत है वो आपके काम आई हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास 50 मिनट की क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। 3 पार्ट में मैं आराम से कराऊंगा, ज्यादा लंबी क्लास लूंगा नहीं, सैलरी को थोड़ा सा मस्ती से आराम से कराते हुए चलेंगे ताकि चीजें आपके दिमाग में बैठे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, और सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, और भी दोस्तों को बोलो, नेट की क्लासेस फ्री अवेलेबल हो रही है OneExam.in के प्लेटफॉर्म पे। हमारे जो चैनल है वो अलग है, जो मेन चैनल से अलग से चैनल सिर्फ नेट के लिए कर रखा है, NTA नेट नाम से है, तो उस पे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर, दूसरों को बोलो जो 20-20, 25,000 जहाँ पे फीस है वहां पे हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, और ऐसे कोर्स हमारा और भी सस्ता है जो हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है, जो आप नोट्स के साथ लेना चाहो तो, ये PPT के साथ लेना चाहो तो मिल जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।